मेरा नाम शीतल है। मैं एक साधारण सी ग्रामीण महिला हूँ, जो कभी सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन जीवन ने मुझे ऐसी मोड़ पर ला खड़ा किया, जहाँ सपने टूटते नज़र आए। आज जब मैं अपनी कहानी बयाँ कर रही हूँ, तो मन में एक अजीब-सी शांति है। शायद इसलिए, क्योंकि समय ने मुझे सिखाया है कि दर्द के बाद भी जीवन चलता रहता है और उम्मीद की किरण कभी बुझने नहीं देती। हमारा गाँव हरियाणा के एक छोटे से कोने में बसा हुआ है, जहाँ खेतों की हरियाली और नदियों की मस्ती ही जीवन का सार है। वहाँ की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध है, जो सुबह की पहली किरण के साथ फैल जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ, वह इस सुगंध से कहीं ज्यादा गहरा और भावुक है। आइए, मैं अपनी कहानी की शुरुआत से बताती हूँ, धीरे धीरे सब कुछ खोलते हुए, जैसे कोई पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही हो। मेरा जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। पिताजी खेती बाड़ी करते थे और माँ घर संभालती। हमारा घर गांव के किनारे पर था, जहां से खेतों का एक लंबा फैलाव दिखाई देता था। बचपन से ही मैं खेतों में घूमती रहती, कभी गेहूं की बालियां तोड़ती, तो कभी सरसों के पीले फूलों के बीच दौड़ती। गांव की लड़कियां अक्सर स्कूल जाती, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं रखती थी। मेरी दुनिया तो वही खेत, वही नदी, वही शाम की चाय की खुशबू थी। सुबह उठते ही माँ के साथ आंगन में खेलना, पिताजी के साथ बैलों को जोतना देखना, ये छोटी छोटी बातें ही मेरी जिंदगी का हिस्सा थीं। गांव में त्योहार आते तो पूरा मोहल्ला रौनक से भर जाता। होली पर रंग खेलना, दिवाली पर दिए जलाना और तीज पर झूले झूलना, सब कुछ यादगार था। मेरी दो छोटी बहनें थीं, जिनके साथ मैं रात को कहानियां सुनाती। माँ की कहानियां सबसे पसंदीदा थीं, राजा रानी की या फिर गांव की पुरानी लोक कथाओं की। उम्र के 17वें साल में ही मेरा विवाह तय हो गया। लड़का किशोर था, हमारे ही गांव का। वो मेरे से 4 साल बड़ा था, लंबा कद, गोरा रंग और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। किशोर का परिवार भी खेती करता था। उनके पास 3 एकड़ जमीन थी, जो गांव में काफी मानी जाती थी। विवाह की बात पक्की होते ही घर में हलचल मच गई। माँ ने मेरे लिए नई साड़ियां सिलवाईं, पिताजी ने गहने खरीदे और पूरा गांव जश्न में डूब गया। पड़ोस की औरतें आती, मेरे हाथों में मेहंदी लगाती और गीत गाती। तेरी कलाइयां लंबी, तेरी उंगलियां पतली, तेरे हाथों में मेहंदी रंग लाएगी, ऐसा कुछ गाती। मैं शर्माती, लेकिन मन में एक अजीब सी उत्सुकता होती। किशोर को देखा था मैंने कभी कभी, खेतों में काम करते हुए। वह हंसमुख था, हमेशा सबको मदद करता। विवाह का दिन ऐसा था जैसे कोई त्योहार हो। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे और मैं लाल जोड़े में सजी हुई किशोर के साथ मंडप में बैठी। फेरे लेते समय मेरी नजरें उसकी आंखों से टकराईं और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को छू लिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि के चारों ओर घूमते हुए, और मैं सोच रही थी कि अब ये जीवन मेरी नई शुरुआत है। शादी के बाद मैं उसके घर चली गई। ससुराल छोटा सा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। सास ससुर दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन दयालु। सास जी सुबह उठाकर चाय बनाती और ससुर जी खेत की बातें सुनाते। किशोर का छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, नाम था राजू। वह शरारती था लेकिन प्यारा। शुरुआती दिनों में सब कुछ सपनों जैसा था। किशोर सुबह उठता, चाय बनाता और मुझे जगाता। शीतल, उठो ना, सूरज निकल आया, कहकर वह हंसता। फिर हम दोनों खेत की ओर चल पड़ते। वह मुझे सब कुछ सिखाता, कैसे बीज बोएं, कैसे पानी दें, कैसे फसल की देखभाल करें। उसके साथ खेत जाना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख था। हवा में मिट्टी की महक, पक्षियों की चहचहाहट और किशोर की बातें, सब कुछ परफेक्ट लगता। पहले साल में ही हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आई। मैं गर्भवती हो गई। किशोर तो जैसे उछल पड़ा। हमारा बच्चा आएगा शीतल, कितना अच्छा होगा, वो कहता। सास जी ने घर में पूजा कराई, गांव की औरतें आशीर्वाद देने आईं। 9 महीने कैसे बीते, पता ही नहीं चला। दर्द की रात थी, लेकिन सुबह जब रिया ने पहली सांस ली, तो सारा दर्द भूल गया। हमने उसका नाम रिया रखा, क्योंकि वह इतनी कोमल थी जैसे कोई फूल। किशोर तो जैसे पिता बनते ही और भी जिम्मेदार हो गया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि रिया को अच्छी जिंदगी मिले। मैं घर संभालती, रिया की देखभाल करती। शाम को जब वह खेत से लौटता तो रिया को गोद में लेकर घुमाता
और मैं चूल्हे पर रोटियां सेंकती। देखो शीतल, हमारी राजकुमारी सो रही है। वो फुसफुसाता। जीवन ऐसा लगता था जैसे कोई अनंत यात्रा हो, जहां हर मोड़ पर खुशी मिले। किशोर बहुत देखभाल करने वाला था। अगर मैं थक जाती तो वह मेरे कंधे दबाता या फिर कोई पुरानी कहानी सुनाता। शीतल, तुम्हारे बिना यह घर सूना सा लगेगा, वह अक्सर कहता। मैं हंसकर जवाब देती, और तुम्हारे बिना खेत सूना लगेगा। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। रिया के पहले जन्मदिन पर हमने गांव में छोटा सा जश्न मनाया। पड़ोसी आए, मिठाई बांटी। किशोर ने रिया को पहला खिलौना दिया, एक छोटी सी गुड़िया। समय बीतता गया। रिया 2 साल की हो गई। वो चलने लगी, बोलने लगी। माँ, पापा कहकर दौड़ती। किशोर खेत से लौटते ही उसे कंधों पर बिठा लेता। हम तीनों साथ घूमते, कभी नदी किनारे, कभी अमरूद के बाग में। लेकिन धीरे धीरे किशोर की जिम्मेदारियां बढ़ी। खेत में नई फसल लगानी थी, कर्ज चुकाना था। वो देर रात तक जागता, हिसाब लगाता। मैं चिंता करती, आराम करो ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। वह हंसता, तुम्हारी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गांव में बदलाव आ रहे थे। बिजली आई, सड़कें बनी, लेकिन हमारे लिए तो वही पुरानी जिंदगी थी। खेती, परिवार, प्यार। लेकिन नियति को शायद हमारा यह सुख भाता ही नहीं था। 2020 का वह साल आया जब पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई। गांव में भी डर का माहौल था। लोग मास्क पहनते, दूरी बनाए रखते। बाजार बंद, स्कूल बंद। किशोर को पहले तो कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन एक दिन अचानक बुखार चढ़ गया। हमने सोचा मामूली सर्दी होगी, घरेलू उपाय किए, हल्दी वाला दूध, भाप। लेकिन बुखार नहीं उतरा। जांच कराई तो कोरोना पॉजिटिव आया। उस पल दुनिया जैसे थम सी गई। किशोर का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या हो गया? वह बोला। मैं डर गई। रिया को गोद में लिया। तुरंत डॉक्टर के पास गए। गांव के डॉक्टर ने कहा, आराम करो, दवा लो, लेकिन सावधानी बरतो। किशोर ने तुरंत कहा, शीतल, तुम और रिया मेरा कमरा मत आना, मैं अलग रहूंगा। वो खुद को अलग कर लिया, एक छोटे से कमरे में। दरवाजा बंद। रात रात भर दवा चलती, लेकिन बुखार कम नहीं होता। सास जी खाना बाहर रख देती, मैं चिल्लाती, किशोर, खा लो कुछ। वो जवाब देता, हाँ शीतल, ठीक हूं। कुछ दिनों बाद हालत बिगड़ी। सांस लेने में तकलीफ हुई। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल जाना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के लिए वो चला गया। रिया को गोद में लिए घर में अकेली रह गई। सास ससुर भी डर के मारे दूर रहते। मेरा मन बेचैन था। हर पल फोन पर बात होती, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। किशोर, तुम ठीक हो ना? मैं पूछती, आंसू रोकते हुए। वह हंसने की कोशिश करता, हाँ शीतल, बस 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। रिया को मेरी गोद याद आ रही होगी, रिया को कहना पापा जल्दी आएंगे। लेकिन डॉक्टरों ने सख्ती से कहा, कोई मिलने नहीं आएगा। कोरोना का प्रोटोकॉल था। मेरे माता पिता शहर में थे, वे भी नहीं आ पाए। रातें कटती चिंता में। मैं रिया को सुलाती, लेकिन खुद सो नहीं पाती। क्या करूं? मन में तूफान सा मच गया था। कभी लगता मैं अस्पताल भाग जाऊं, कभी सोचती कहीं रिया को कुछ ना हो जाए। पागलपन सा होने लगा। एक रात तो मैंने रिया को छोड़कर दरवाजे पर चली भी गई, लेकिन पड़ोसी ने रोक लिया। शीतल बहू, संभालो खुद को, भगवान सब ठीक कर देंगे, प्रार्थना करो। मैं मंदिर जाती, दिए जलाती, लेकिन मन शांत नहीं होता। दिन बीतते गए, किशोर की हालत बिगड़ती गई। फोन पर डॉक्टर बोले, वेंटिलेटर पर है। मेरा दिल बैठ गया। रिया पूछती, पापा कब आएंगे? मैं झूठ बोलती, जल्दी। लेकिन अंदर से टूट रही थी। गांव वाले आते, सांत्वना देते, सब ठीक होगा। लेकिन कुछ नहीं ठीक हो रहा था। डॉक्टरों ने जो इलाज किया वह किया। इंजेक्शन, दवाएं, ऑक्सीजन, लेकिन शरीर कमजोर पड़ चुका था। किशोर की उम्र ही क्या, 30 साल की। एक सुबह फोन आया अस्पताल से, किशोर अब नहीं रहे। वह खबर सुनकर जैसे जमीन खिसक गई। रोना छूट गया, चीखना चाहा, लेकिन आवाज ना निकली। रिया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाई सिसकियां ले रही थी। सास जी बेहोश हो गई। ससुर जी चुपचाप बैठे रहे। पूरा घर जैसे मातम में डूब गया। अस्पताल ने मृत शरीर भी नहीं दिया, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते। अंतिम संस्कार भी सामूहिक ही हो गया। मैं वहां नहीं जा पाई। बस एक खाली कफन ही घर आया।
किशोर की राख नदी में बहा दी। मैं नदी किनारे खड़ी रही, आंसू बहाती। जीवन खत्म हो गया लगता था। हर कोना किशोर की यादों से भरा था। उसकी चाय का कप, खेत की कुंडी, रिया के खिलौने। मैं सोचती, अब क्या होगा? रिया का भविष्य, खेती, घर, सब कुछ अकेले कैसे संभालूं? रातें कटती, करवटें बदलते, दिन कटते चुपचाप। समय ने धीरे धीरे घाव भरने शुरू किए। लेकिन विधवा होना गांव में आसान नहीं था। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे, कलाई पर काला धागा, ये सब देखकर लोग सहानुभूति दिखाते, लेकिन आंखों में सवाल होते। अब तू अकेली क्या करेगी? सास ससुर बूढ़े हो चुके थे, राजू पढ़ाई में व्यस्त, रिया छोटी, सिर्फ 3 साल की। मैंने फैसला किया, मायके जाना चाहिए। माता पिता से बात की। वे बोले, बेटी आ जा, यहाँ रह ले, हम संभाल लेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं पापा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। किशोर ने जो कुछ दिया उसी से जीऊंगी। खेती है, घर है। बहुत बहस हुई, आंसू बहाए, आखिरकार वे मान गए। ससुराल लौट आई, घर धूल से भरा था। मैंने झाड़ू लगाई, दीवारें साफ की, रिया को सुलाकर सोचती, अब नई शुरुआत करनी है। लेकिन कैसे? खेती का तो ज्ञान ही नहीं। किशोर सब संभालता था, मैं गिनती गिनती ही जानती थी, बीज खाद पानी। लेकिन बागवानी, कुछ नहीं। गांव में एक युवक था, रवि। उसके खेतों में केले और अमरूद की बागीचियां लगी थी, हरी भरी, फलदार। फल बाजार में अच्छे दाम मिलते। मैंने सोचा क्यों ना वैसा ही कुछ करूं। हमारे खेत में कुआं था, पानी भरपूर, मिट्टी उपजाऊ। एक शाम मैं उसके घर गई। रवि घर पर नहीं था। उसके माता पिता से बात की। वे मुझे जानते थे किशोर के दोस्त के रूप में। बेटी, रवि आएगा तो भेज देंगे। तू कैसी है? रिया कैसे है? मैंने सब बता दिया। किशोर का जाना, अकेलापन, उन्हें दुख हुआ। भगवान सब संभाल लेगा, धैर्य रख। चाय पिलाई, घर भेजा। मैं घर लौट आई, मन में उम्मीद जगी थी। शाम 4 बजे बाइक की आवाज आई। रवि आ गया। मैंने दरवाजे से झांका, दिल धड़का। फिर अंदर चली गई, चटाई बिछाई, चाय बनाई। वह अंदर आया। नमस्ते आंटी जी। मैंने कहा, बैठो रवि भाई, चाय लो। चाय दी, खुद थोड़ी दूर बैठी। संकोच था, लेकिन जरूरी था। शुरू में संकोच था। रवि मेरी उम्र का ही लगता था, शायद 1 साल बड़ा। लंबा, स्वस्थ, आंखों में चंचलता, लेकिन वह सम्मानजनक था। साफ सुथरा कपड़ा, मुस्कान। क्या हाल है शीतल वाहिनी? उसने पूछा। मैं चौंकी। नाम कैसे जाना? तुम्हारे पति से दोस्ती थी, सब जानते हैं। किशोर जी बहुत अच्छे थे। फिर बात शुरू हुई। किशोर की यादें आई। वह बहुत अच्छा इंसान था। हम साथ खेत जोतते, शाम को चाय पीते। उनकी बातें याद हैं, परिवार, भविष्य। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, आंसू आए, लेकिन रोई नहीं। फिर मुद्दे पर आई। रवि, मुझे खेती में मदद चाहिए। केले और अमरूद की बाग लगानी है, तुम्हारी तरह। देखिए तुम्हारी बागीचा कितनी सुंदर, फल अच्छे मिलते हैं। वह हंसा। अरे वाह, बढ़िया विचार। जिद हो तो सब हो जाता है। किशोर जी भी कहते थे, तुम बहुत समझदार हो। मैंने सारी परेशानियां बताई। ज्ञान की कमी, खर्च, पौधे, मजदूर, ड्रिप इरिगेशन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अकेली कैसे करूं? रवि ने सब विस्तार से समझाया। देखो वाहिनी, पहले मिट्टी की जांच करो, नर्सरी से अच्छे पौधे लो। 2 एकड़ में केले के 500 पौधे लगेंगे, अमरूद के 200। खर्च लगेगा 50,000, पौधे 10,000, खाद 15,000, मजदूरी 10,000, ड्रिप 15,000। ड्रिप नर्सरी से लो, सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी। मजदूर 4-5 रखो, औरतें अच्छा काम करती हैं। पानी का इंतजाम कुएं से, कीटों से बचाव के लिए दवा समय पर। वो बोला, मैं मदद करूंगा, कल खेत चले, मिट्टी देख लूं। मैंने हामी भरी, मन में राहत हुई। अगले दिन सुबह हम खेत गए। सूरज निकल रहा था, हवा ठंडी। रवि ने मिट्टी खोदी, पानी चखा। अच्छी मिट्टी है, रेतीली दोमट। शुरू कर दो, पौधे आज ही मंगवा दूं। मैंने गांव की औरतों को बुलाया। कमला आंटी, सुनीता दीदी, राधा बहन। वे आई, हंसते हंसाते। शीतल, हम हैं ना, साथ करेंगे। रवि पौधे लाया, ड्रिप लगवाई। दिन भर पसीना बहाया, गड्ढे खोदे, पौधे लगाए, पानी दिया। शाम को थक कर घर लौटे। रिया ने देखा, मां चाचा कौन? रवि ने गोद उठाई। मैं तेरा दोस्त हूं रिया, कल फिर खेलेंगे। रिया हंस पड़ी। समय बीतता गया, बाग लग गई।
रवि रोज आता, सलाह देता, कभी पानी की व्यवस्था देखता, कभी कीटनाशक छिड़कता। स्प्रे समय पर करो, वरना फल खराब हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी। वह अपनी पढ़ाई बताता, बीएसएससी एग्रीकल्चर, शहर से। गांव छोड़कर गया था लेकिन खेती का शौक लाया वापस। पिताजी बीमार, संभालना पड़ा। मैं अपनी जिंदगी सुनाती, बचपन, किशोर, रिया। किशोर के बिना सब सूना लगता, लेकिन अब रिया के लिए जीना है। रिया उसे पसंद करने लगी। चाचा, कहानी सुनाओ। रवि सुनाता, जानवरों की। एक दिन बारिश हुई, तेज बरसात। हम केले के खेत में रुके, काम अधूरा था, पानी टपक रहा था। रवि ने बड़े केले के पत्ते तोड़े, सिर पर ढाल बनाई। भीग न जाओ वाहिनी, ठंड लग जाएगी। हम साथ खड़े रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन मन गर्म। बूंदे पत्तों से टपकती, जमीन गीली। बारिश थमी, हम हंसे। देखा, प्रकृति भी साथ दे रही है। घर लौटे, गीले कपड़े बदले। बाग बढ़ने लगी। पहले महीने में पौधे हरे हो गए। रवि बोला, अच्छा लग रहा है, 3 महीने में फल आएंगे। मैं खुश। औरतें मजदूरी करती, बातें करती। शीतल, तूने तो कमाल कर दिया, विधवा होकर भी खड़ी हो गई। बाजार जाना सीखा, रवि साथ ले जाता। ये भाव देखो, केले 20 रुपए किलो। पैसे आए, पहली कमाई। घर में नई चीजें खरीदी। रिया के लिए कपड़े, सास जी के लिए दवा। सास जी बोली, बेटी तूने घर बचा लिया। रवि की मदद बिना ना होती, वह परिवार जैसा लगता। कभी रिया को स्कूल छोड़ता, कभी खाना खाने आता। सर्दी का मौसम आया, फसल पकने लगी। अमरूद पीले हो गए, केले झुके। कटाई का समय। मजदूर बुलाए, ट्रक मंगवाया। रवि ने बाजार का इंतजाम किया। अच्छा दाम मिलेगा। फल लदे चले, पैसे मिले, 80,000। लाभ हुआ। मैंने बचत की, बैंक में डाला। वसंत आया, नई फसल बोई। लेकिन समस्या आई, कीट लग गए, पत्ते काले पड़ गए। रवि ने देखा, ये एफिड्स है, ये दवा लगाओ। रात भर जागे, छिड़काव किया। सुबह ठीक। देखा, टीम वर्क से सब होता है। हमारी दोस्ती गहरी हो गई। शाम को चाय पीते, जिंदगी की बातें। तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, वो बोला। मैं चुप। समय आएगा। गर्मी में पानी की कमी हुई, कुआं कम पानी दे रहा। रवि ने सुझाया, बोरवेल लगवाओ, सब्सिडी मिलेगी। पैसे लगे, लेकिन किया। मजदूर आए, मशीन चली। पानी निकला, राहत। बरसात में बाढ़ आई, खेत पानी में डूब गए। घबराई मैं। रवि आया, चिंता मत करो, साफ करेंगे। मजदूर बुलाए, कीचड़ साफ किया, पौधे बचे। हिम्मत रखो, प्रकृति परीक्षा लेती है। रिया के जन्मदिन पर पार्टी की। गांव वाले आए, रवि केक लाया, गाने गाए। रिया नाचती। रात को वह बोला, वाहिनी, तुम्हें देखकर लगता महिलाएं सब कर सकती हैं। किशोर जी गर्व करते। मैंने धन्यवाद कहा, आंसू छिपाए। समय ने नई कहानियां बुनी, बाग फैली, कमाई बढ़ी। एक दिन रवि के माता पिता आए। बेटी, रवि तुझे पसंद करता है, लेकिन तू विधवा है, गांव क्या कहेगा। मैं चौंकी, मन में उथल पुथल। किशोर की यादें ताजा, लेकिन रवि का साथ, रिया की खुशी। रात भर सोची, रिया से पूछा, चाचा पसंद। हाँ माँ, बहुत। माता पिता से बात की। वे बोले, बेटी खुश रहे। फैसला लिया। शादी सादगी से हुई। गांव ने आशीर्वाद दिया। अब नया जीवन, बाग और बढ़े। रिया स्कूल जाती, रवि साथ। जीवन फिर हरा भरा, हर सुबह नई उम्मीद।